पांच के समान होती है। साथियों, कोई भी संगठन चलाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है: बुद्धि, पैसा, हुनर, श्रम और समय। तो साथियों, ये लखनऊ मंडल का ये इम्प्लाई फेडरेशन जो बामसेफ है उसका कार्यक्रम हो रहा है। तो साथियों ने कुल फंड साथियों 88,000 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि कलेक्ट किया था, जिसमें से खर्चा वगैरह सब छाट करके ये 72,000 रुपया राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि मिला हुआ है। तो इस निर्माण निधि को देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं माननीय दयाराम जी, जो रायबरेली से हैं। कृपया जिन साथियों का मैं नाम लूंगा आप मंच पे आ जाएंगे। इंजीनियर के प्रसाद साहब, माननीय भैया जो नाव से हैं, माननीय श्रीलाल रावत जी जो रायबरेली से हैं, माननीय राजाराम भास्कर जी जो सीतापुर से हैं, माननीय विकास कुमार जी जो सीतापुर से हैं, माननीय राणा प्रताप जी जो हरदोई से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। कृपया प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसके साथ साथ इंजीनियर मोहनलाल जी जो रायबरेली एनटीपीसी में हैं, कृपया आप आ जाए। माननीय एल के सोनकर जिला अध्यक्ष बामसेफ लखनऊ, इंजीनियर वाई.आर. त्रिपुरे साहब जो आप आरडीएसओ से हैं और लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं, प्लीज कम, आप भी आ जाए सब। इंजीनियर चंद्रभूषण जी जो बहुत पुराने साथी हैं और वो हमारे बीच में आए हुए हैं, कृपया आप भी आ जाएं। और माननीय अंबिका प्रसाद जी जो यहाँ हमारे कार्यकारी बामसेफ जिला अध्यक्ष हैं, प्लीज कम, आप भी आ जाइए सर। और ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निधि इधर है। साथियों, ये कुल 72,000 रुपये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि साथियों ने कलेक्ट किया है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ को सुपुर्द किया जा रहा है। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायस से बुलाना चाहता हूं आदरणीय माननीय मोहन विश्राम साहब, जो आप बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निरंतर काम करते हुए मूवमेंट को यहां तक लाए हुए हैं। प्लीज कम माननीय विश्राम साहब। साथियों, आज बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लखनऊ मंडल का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में जो अलग अलग विषय रखे गए हैं वो विषय है मंडल कमीशन लागू होने के 25 वर्ष बाद भी ओबीसी की गिनती ना करना, 52% ओबीसी को मात्र 70% आरक्षण देना और निजीकरण एवं क्रीमी लेयर के माध्यम से उसे भी प्रभावहीन करना, ओबीसी को अधिकार वंचित करने की साजिश है, एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय है चुनाव में पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा दिखाकर तथा पिछड़े वर्ग को हिंदू बनाकर वोट लेना और फिर पिछड़े वर्ग को हक अधिकार न देना, पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो की ब्राह्मणवादी नीति है एक विश्लेषण। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के संगठित होकर संघर्ष करने से ही इनकी समस्याओं का समाधान होना संभव है, एक आकलन। चौथा विषय है ईवीएम द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाने से लोकतंत्र की हत्या होने के कारण किसानों की आत्महत्या का सिलसिला अब उनके बेटे बेटियों तक पहुंच गया है, एक आकलन। जाति हमारी मूल पहचान नहीं है बल्कि समाज को तोड़ने का एक ब्राह्मणी षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। ऐसे 5 विषय यहाँ एक ही सत्र में चर्चा करने के लिए रखे हैं। साथियों, सभी विषयों पर थोड़ी थोड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, जो मंडल कमीशन का अमल करने का जो समय था 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने
मंडल कमीशन पर अपना जजमेंट दिया। उस बात को 16 नवंबर 2017 को 25 साल पूरे हो गए। 25 साल पूरे होने के बाद सारे देश भर में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, मंडल कमीशन के अमल के बारे में इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी, मगर मैंने देखा सारे देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंडल कमीशन के बारे में कहीं पर भी कोई समीक्षा करने का काम नहीं किया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब तक समीक्षा नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ कितना धोखा हुआ है, कितनी धोखेबाजी हुई है। इसलिए इस विषय को खास तौर पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मंडल कमीशन को ना अमल होने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, पहली बार जब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया था, तो भारत के संसद में मंडल कमीशन या कालेलकर कमीशन या पिछड़े वर्ग के कमीशन के बारे में बोलने वाला एक भी ओबीसी का आदमी नहीं था। और उसकी वजह थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने गांधी जी को अपना रहनुमा, अपना नेता माना। ये और नेता मानने की वजह से आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी को नेता मानकर गांधी जी ने इसी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल आज़ादी के आंदोलन में करने में कामयाब हुई। जब मंडल कमीशन आया 81 के लगभग, जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का माहौल खड़ा कर दिया। और खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का माहौल खड़ा करने की वजह से इंदिरा गांधी मारी गई। पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार ना देने के लिए इंदिरा गांधी मारी गई। ये बात अलग है कि देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी मारी गई, ये मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया। इंदिरा गांधी को 84 में मारा गया, 81 में मंडल आया, और मंडल के विरोध में अगर 52% लोगों का विरोध करे तो पॉलिटिकल पावर चला जाएगा, समर्थन करते तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने ये सोचा विरोध करना खतरनाक है, समर्थन करना भी खतरनाक है, इसलिए बैकवर्ड क्लास के लोगों को खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान की दिशा में आगे बढ़ाया। ये बात कांग्रेस के लोगों ने आगे बढ़ाई। कांग्रेस का नेतृत्व भी ब्राह्मणों से आता था, ब्राह्मणों ने ही कांग्रेस बनाई थी। दूसरा जो संघ परिवार है, संघ परिवार के लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि आखिर इसका विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर जाता है, समर्थन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जाता है, तो विरोध करना खतरनाक है, समर्थन करना खतरनाक है। इसलिए विरोध भी ना किया, ना करना ठीक है, समर्थन करना भी ठीक नहीं है। इसलिए संघ परिवार के लोगों ने कांग्रेस की तरह इसको डाइवर्ट करने का प्लान बनाया, और डाइवर्ट करने के लिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला बनाया। ये मामला संघ परिवार ने उठाया। संघ परिवार ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला उठाया। ये बात अलग है कि जिस राम को वो अयोध्या में जन्म हुआ ऐसा बताते हैं, आज तक अयोध्या में राम का जन्म हुआ उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध नहीं है। इवन रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें लिखा है कि राम शरयू नदी में डूबकर मरे। शरयू नाम की कोई नदी अयोध्या में नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मुझे नहीं लगता कभी इसके बारे में अभ्यास करने की कोशिश की। शरयू नाम की नदी जिसको बताया जाता है वो शुरू से घाघरा है और अयोध्या से आगे भी घाघरा है। अयोध्या के आसपास जो 2 किलोमीटर
एरिया है उसमें ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं शरयू है। शरयू है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है शरयू। तो ब्राह्मणों को लगता है कि जो SC ST OBC के जो राम भक्त लोग हैं, अगर वो पंडितों को पूछेंगे, आप बोलते हो राम शरयू नदी में डूब कर मरे, शरयू क्या है? अगर लोगों को मालूम हो जाए तो घाघरा है, तो लोग बोलेंगे रामायण में शरयू लिखा है तो शरयू। अगर जमीन पर हम शरयू नहीं दिखा पाए तो लोग बोलेंगे रामायण काल्पनिक लग रहा है, ऐसी कल्पना से लिखा हुआ है। ऐसे लोगों के मन में सवाल पैदा होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने वहां की नदी का प्रचार किया कि यह अयोध्या में बहने वाली नदी शरयू। उत्तर प्रदेश के किताबों में पढ़ाया जाता है घाघरा। राजस्व लेखा के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है घाघरा। राहुल संकृत्यायन का ओल्गा से गंगा नाम का किताब पढ़ा, तो वहां राहुल संकृत्यायन ने जो किताब लिखा उसमें लिखा है ब्रैकेट में अयोध्या और हकीकत में साकेत। क्या आप लोगों ने राहुल संकृत्यायन का ओल्गा से गंगा नाम का किताब पढ़ा? आप पढ़ो। हकीकत में साकेत लिखा हुआ है और ब्रैकेट में राहुल संकृत्यायन, वो भी ब्राह्मण था, केदारनाथ पांडे आजमगढ़ का, उसने लिखा है। और पुष्यमित्र शुंग जो है उसने कहा कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या। जिसने बृहदत्त की हत्या की, सम्राट मौर्य जो है, बृहदत्त मौर्य जो है उसकी हत्या की, तो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की बृहदत्त की। उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखा। जैसे विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे और कालिदास ने विक्रमादित्य को सामने रखकर जैसे संस्कृत का काव्य लिखा, उसी तरह से पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और वाल्मीकि ने गए, इसलिए डेड बॉडी नहीं मिला। ठीक है, चलो उसका मिसेस का होगा ना, सीता का होगा कि सीता नाम की कोई भौतिक वस्तु नहीं है। सीता ये भूमाता है। भारतीय मान्यताओं में सीता को भूमाता माना जाता है। तब मुझे पता चला कि जनक को हल चलाते चलाते कैसे मिली, क्योंकि हल जमीन में चलाया जाता है और जमीन में चलाया जाता है, तो इसलिए हाँ बाबा बताओ, जमीन से सीता का संबंध जोड़ा गया। ये एविडेंस भी इस बात को सिद्ध करता है कि सीता भूमाता है। उसका भी कोई भौतिक एविडेंस नहीं है, राम का भौतिक एविडेंस नहीं है, सीता भौतिक एविडेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राम नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में, इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ। ये एविडेंस है। दूसरा एविडेंस, परंपरा को भारत के इतिहास में, इंडोलॉजी में, प्राच्य विद्या में आधारभूत साधन माना जाता है। सारी बराबर है, मैं इतिहास का पंडित नहीं हूं, मगर मैं पंडितों की जानकारी को हटा रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता हूं, इसलिए बहुत ही माइक्रो अभ्यास है ये, क्योंकि ये इंडोलॉजी का अभ्यास है। इंडोलॉजी का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये रेयर सब्जेक्ट। भारत के प्राचीन इतिहास को अगर समझना है तो जो इंडोलॉजी का स्टडी नहीं करेगा उसको भारत के प्राचीन इतिहास का अभ्यास पूरा नहीं कर सकता। तो इंडोलॉजी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंडोलॉजी में भारत की परंपराओं को इतिहास में साधन के तौर पर माना जाता है विश्लेषण करने के लिए, और उसको मौलिक साधन माना जाता है। तो एक परंपरा हमारे देश में है कि लड़की की जब शादी होती है
तो शादी करने के बाद वो ससुराल जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का जब समय होता है तो मां के घर आती है। ये केवल परंपरा ही नहीं है, बल्कि बुद्ध को जब पैदा करने का समय आया था तो बुद्ध की मां अपने मां के घर जा रही थी। लुम्बिनी वन में, फॉरेस्ट में उसका समय हुआ और बुद्ध को उसने जंगल में ही पैदा किया। ये तो इतिहास है। यानी मैं जो कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, परंपरा भी है और उस परंपरा का हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि हाँ ये परंपरा मौलिक परंपरा है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पूछा, क्या मुसलमानों की लड़कियां शादी करने के लिए जब जाती है घर में ससुराल में तो पहला बच्चा पैदा करने के लिए क्या वो अपने माँ के घर आती है? क्या मुसलमान? मुझे कहा हमारे यहाँ क्या थी। तो मुसलमान धार्मिक दृष्टि से विदेशी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी नेशनलिटी बनती है। बारी बात समझ में, माइक्रो बात। मुसलमानों को धर्म जो है इस्लाम, उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, मगर उनकी जो नेशनलिटी है, उनकी जो भारतीयता है वो यहाँ की है। और भारतीयता यहाँ की है, इसको प्रमाणित करने का एक एविडेंस के तौर पर बता रहा हूं कि लखनऊ के सुधा श्रीवास्तव संजय मेडिकल इंस्टीट्यूट में, संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सुधा श्रीवास्तव नाम की एक डॉक्टर थी। उसने रिसर्च किया और प्रमाणित किया कि मुसलमानों का डीएनए एससी एसटी ओबीसी से मिलता है। तो जो जागरण पेपर है उसने कहा हिंदू से मिलता है। रिसर्च में लिखा है एससी एसटी ओबीसी से मिलता है। टेस्ट किया, बातों को समझने के लिए बता रहा हूं। शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली लोकतंत्र में उपयोग में नहीं लाई जा सकती, गैर कानूनी है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार शब्द है। जो सभ्य लोग हैं वो शब्दों से लड़ते हैं। जिसे आप लिटरेरी कहते हो, जिसे आप साहित्यिक कहते हो, तो शब्दों से ही लड़ते हैं। चाकू छुरी थोड़ी लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई चाकू छुरी बंदूक गोली तो चलाई नहीं, मगर जो चलाई वो शब्द थे। तो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परंपराओं में ये बात लिखी हुई है कि लड़कियां मां के घर आती है। अब ब्राह्मण कहते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो इसका मतलब है कौशल्या की ससुराल है। समझ रहे? अयोध्या कौशल्या की ससुराल है। तुम्हारी रामायण का दाखला देकर बोलना, चलो मेरा छोड़ो, तुम अपना दाखला तो मान ही लोगे। तुम्हारे रामायण के अनुसार अयोध्या कौशल्या की ससुराल है और राम रामायण के अनुसार प्रथम पुत्र है, तो निश्चित रूप से कौशल्या अपना प्रथम बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश राम मंदिरों के जो महत्व है उससे भी वो कहते हैं जहाँ जहाँ राम जी है वहाँ राम पैदा नहीं। जहाँ मस्जिद वो इतना महान है और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जो मस्जिद का जो 10 बाय 10 का वही पैदा हुए। इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जब राम जी जन्म ले रहे थे तो ब्राह्मण जी देख रहे थे कि राम जी पैदा हो रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है। मगर जब उनको पूछो इसका क्या एविडेंस है तो कहा ये हमारी आस्था का विषय। क्या कहते हैं? ये हमारे आस्था का विषय है। और फिर आगे कहते हैं आस्था की कोई सबूत नहीं हुआ करती। मेरा बयान है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बयान है, जो हरिद्वार में उन्होंने बयान दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करना था, सबूत सबमिट करना था। और सबूत सबमिट करने के लिए जब गए, जब मामला जाना था तो वहां उन्होंने सबूत ढूंढने के लिए मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद बहुत 3 दिन मंथन करने के बाद तीसरे दिन अखबार वालों को बताया, चालू तो है उसे, उनको पता चला कि कोई सबूत तो है नहीं। फिर क्या किया जाए? फिर अखबार वालों को बयान दिया राम अयोध्या में ही पैदा हुए, ये हमारी आस्था का विषय और आस्था के सबूत नहीं हुआ करते। इसका मतलब ये है कि राम, फिर मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं
कि ब्राह्मणों के पास राम अयोध्या में पैदा हुए इसका कोई सबूत नहीं। एक और मौलिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन के नीचे कहीं मंदिर नहीं मिलते। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछोगे तो बौद्ध विहार जमीन के नीचे मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती है आमतौर सारे। आजादी मिलने के बाद तो भारत सरकार ने इसे दुखी होकर जमीन के नीचे खोदने का काम ही बंद कर दिया। क्यों? जहां इनका ही मिलता है, हमारा कुछ मिलता ही नहीं है, तो खोदने का कोई मतलब है ही नहीं। जो भारत में आर्कियोलॉजिकल आजादी के मिलने के बाद जो खुदाई हुई वो कैसे हो जानते हो? अब खेती में किसी ने कुआं खोदा तो गया मिल गया। सरकार ने रेलवे की लाइन खोदना शुरू कर दिया तो मिल गया। सरकार ने रोड खोदना शुरू कर दिया तो मिल गया। किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए खोदना शुरू कर दिया तो बिहार मिल गया। ओडिशा में ऐसा कई जगह मिला। सरकार ने खोदा नहीं इसके लिए, सरकार के पास साइट्स है, सरकार के पास जानकारी है। तो इस तरह से ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है, यदि ब्राह्मण ये कहे कि ये परंपरा हमारी नहीं है। कौन सी परंपरा? कि पहला बच्चा पैदा करने के लिए लड़कियां अपने मां के घर जाती है, हमारी परंपरा नहीं है। अगर ब्राह्मण ये कहते हैं तो फिर ये बात प्रूव हो जाती है कि फिर ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं। अगर ये परंपरा वो नहीं मानते। इन सारी बातों के आधार पर क्या बात प्रमाणित होती है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं कि अयोध्या का मूल नाम साकेत है। अगर कोई फैजाबाद को जाने वाला, रहने वाला, उधर के एरिया का कोई आदमी है तो उन लोगों को आपको मैं बता दूं, वहां एक विश्वविद्यालय का नाम जो राज्य सरकार ने जो, उस विश्वविद्यालय का नाम साकेत विश्वविद्यालय महाविद्यालय। और एंशियंट पाली लिटरेचर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उस लिटरेचर में साकेत जो नाम है वो बहुत फेमस नाम है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है। अंसारी जी बराबर नहीं, बहुत बड़ा फेमस और व्यापारी सेंटर था। और व्यापारी सेंटर का मतलब होता है कि वो काफी पैसे वाला सेंटर माना जाता है। इसलिए साकेत जो है ये बुद्धिस्ट प्लेस था। और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में हत्या करके वहां उसको लगा कि वहां राजधानी रखना खतरनाक है, इसलिए वो वहां से वाराणसी फैजाबाद और फैजाबाद से 7 किलोमीटर अंतर पर जो साकेत था वो साकेत में उसने अपनी राजधानी बनाई। अयोध्या का कोई एंशिएंट इतिहास उपलब्ध नहीं है। अयोध्या का इतिहास केवल मात्र रामायण में मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, आप अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है, अगर वो इतिहास पढ़ो तो आपको हैरानी होगी। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग है। इतिहास में अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग है और रामायण में अयोध्या का राजा राम है। अगर ये दोनों चीजें क्लब कर दो तो पुष्यमित्र शुंग कोई और नहीं है, राम ही पुष्यमित्र शुंग है। क्योंकि दशरथ निपुत्रिक थे, उससे जो पुत्र संतान प्राप्त किया गया, उससे लिए जो नियोग किया गया, उसके लिए जिस ब्राह्मण का चुनाव किया गया, उस ब्राह्मण का नाम श्रृंग था। समझ में आ गया? श्रृंग ये केवल ब्राह्मणों को समझ में आता है। इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ होता है ये ब्राह्मणों को समझ में आता है, दूसरा ब्राह्मण को समझ में आता है, बाकी तीसरे को किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ये इंटरप्रेट करके आप लोगों को समझा रहा हूं।
क्योंकि मैं इंडोलॉजी का थोड़ा अभ्यास किया, तो अभ्यास करने के बाद ये माइक्रो बातें जो है सामने आई। क्योंकि अंसारी साहब इतिहास के ज्ञाता है, पंडित है, वो भी जानते हैं इंडोलॉजी एक बहुत अहम विषय है और शायद बहुत कम लोगों ने पहली बार सुना होगा इंडोलॉजी नाम का कोई विषय। उसको हिंदी में प्राच्य विद्या नाम, अंग्रेजी में उसको इंडोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से जो राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं, उस मुद्दे को लेकर ब्राह्मणों ने राम जन्मभूमि का मामला खड़ा किया। और ये खड़ा करने के पीछे का मकसद था बैकवर्ड क्लास के लोगों को मंडल के आंदोलन से विमुख करके राम मंदिर के आंदोलन की तरफ डाइवर्ट करना। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इसके लिए इंदिरा गांधी ने, इंदिरा कांग्रेस ने अंदरूनी आरएसएस को साथ दिया। एक बार तो अशोक सिंघल जब एकता यात्रा गुजरात से सोमनाथ से लेकर दिल्ली आए, दूसरी या तीसरी एकता यात्रा, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री की हैसियत से अशोक सिंघल की एकता यात्रा का स्वागत करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर तक गई, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। क्यों? उसने कहा ये एकता का काम है, मंडल कमीशन ने एकता को भंग किया है, देश की एकता। राजीव गांधी भी मंडल कमीशन के विरोधी थे, राजीव गांधी मंडल कमीशन के विरोधी थे, इसीलिए मारे गए। उसने श्रीलंका को विभाजन करने का, ताकि लोगों का डायवर्शन मंडल कमीशन की दिशा से बढ़ जाए, दूसरी तरफ हो जाए, इसलिए उसने श्रीलंका का मामला खड़ा किया था। और कान्हा प्रभाकरण को श्रीलंका से दिल्ली बुलाया, गुप्त वार्तालाप किया, तो गुप्त वार्तालाप एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने की वजह से राजीव गांधी ने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने की वजह से प्रभाकरण ने राजीव गांधी को मारने का फैसला किया और प्रभाकरण, कान्हा प्रभाकरण को मद्रास में भेजकर उसकी हत्या कर। राजीव गांधी भी मंडल कमीशन की वजह से मारा गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मंडल कमीशन केवल आरक्षण का मामला नहीं है, केवल नौकरी का मामला नहीं है। अगर ये केवल नौकरियों का ही मामला था तो इतने बड़े बड़े लोगों को उसमें शहीद होने की जरूरत नहीं थी, मारने के लिए उतारू होने की जरूरत नहीं थी। अगर इसको आसानी से एक संवैधानिक अधिकार के हैसियत से अगर मंडल कमीशन लागू हो गया होता, तो आज मंडल कमीशन का अमल जो 2.4% हुआ वो ऐसा नहीं होता। अभी केवल 2.4%, टोटल इंप्लीमेंटेशन 25 साल में 5.4% है। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट के अंदर लिखा है 3% अभी अवेलेबल है। इसका मतलब है 25 साल में अगर 5.4% हुआ तो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 2.4%। अगर 2.4% हुआ तो 25 साल में अगर 2.4% हुआ तो 27% अमल में लाने के लिए 300 साल लगेंगे। तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि ये अमल ना करने का तरीका। एक तो ये पहला तरीका था, उन लोगों ने इसको विरोध करने के लिए राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का और इंदिरा कांग्रेस ने खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला खड़ा किया था। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया जुडिशियरी के द्वारा मंडल कमीशन को काउंटर करने। तो इसलिए 5 बड़े फैसले दिए गए मंडल कमीशन पर, जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, उसके बारे में नेताओं को आज भी कोई जानकारी नहीं। काउंटर कब किया? मुलायम सिंह को पता नहीं, लालू के अनुपात के विरोध में हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर एससी, एसटी और ओबीसी के बीच में इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन किया है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ मौलिक अधिकार है
और सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को और किसी को भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असंवैधानिक है, किसी बैकवर्ड के नेता के मुंह से आज तक नहीं सुना। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। करना चाहिए था। अखिलेश यादव को तो सत्ता से वंचित होने के बाद पता चला कि मैं बैकवर्ड हूं। मैंने मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने खुद ही अखबार वालों को। और शायद उनको ये एहसास तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री पद से नीचे उतरे और जहां पर वो बैठते थे वहां पवित्र किया गया, धोया गया। वो धोने की बात शायद उनको अंदर तक लगी होगी और उनको लगा हाँ ये हाँ। तो मायावती का सलाहकार मिश्रा, सतीश मिश्रा, तो अखिलेश यादव का भी सलाहकार अभिनव मिश्रा, नरेंद्र मोदी का कैबिनेट सेक्रेटरी मिश्रा 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 मिश्रा। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड, अखिलेश यादव बैकवर्ड, मायावती का भी पॉलिटिकल सलाहकार मिश्रा। तो ये लोग जब सत्ता से वंचित हो जाते हैं तब उनको बैकवर्ड याद आता है, शेड्यूल कास्ट याद आता है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अत्याचार याद आता है। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उसने ऑर्डर निकाला जांच पड़ताल के बगैर एफआईआर दाखिल ना किया जाए। ऑर्डर है हमारा, पता है शंकरराम जी, ऑर्डर है मायावती का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अभी चिल्ला रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी मायावती इसके विरोध, अरे तो मायावती ने पहले काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं किया। कल तो कुछ लोग ये बोले अरे तो मायावती ने किया था, वही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसा सहारा लेंगे वो, ये काम तो पहले मायावती ने किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने मायावती का सहारा लिया, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। तब आपने कोई आंदोलन नहीं किया? नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 तारीख का आंदोलन, अत्याचार वो जो फैसला किया उसके विरोध में, नेतृत्वहीन आंदोलन, दिशाहीन आंदोलन, असंगठित आंदोलन। कोई मीटिंग हुई किसने की? कोई इकट्ठा हुए, बैठक किया, रणनीति बनाया, प्लान बनाया, कोई किया किसी ने? इसका मतलब समझते हो, आपका शत्रु आपका इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस पर्दे के पीछे काम कर रहा है। कांग्रेस आपको बीजेपी के विरोध में भड़का रहा है। भड़काने के पीछे क्या मतलब है? जब भड़काएगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो स्वाभाविक रिटेलिएशन होगा, रिटेलिएशन होगा तो आपके खिलाफ केसेस दर्ज होंगे, आपको कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, आपको घर में घुसकर पकड़ा जाएगा, आपके खिलाफ केसेस दायर किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? राइवलरी डेवलप होगी, अनॉइड किया जाएगा, और अनॉइड करने के बाद क्या होगा? अरे तो अब तो कांग्रेस छोड़ देने के अलावा क्या विकल्प है आपके पास? बीजेपी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इसका मतलब आपको अब बीजेपी को हरवाना है। तो हरवाने के लिए कांग्रेस के अलावा, वोट देने के अलावा आपके पास क्या विकल्प है? इसका मतलब है कांग्रेस ने आपका इस्तेमाल करने के लिए ये सारा खेल आप लोगों के साथ में खेला। अब उस आंदोलन को सारे देश के मीडिया ने, टीवी ने पब्लिसिटी दिया। नहीं तो ये एक लाइन की खबर आपके हित की तो कोई छापते नहीं है। 24 घंटे टीवी पर कार्यक्रम चल रहा है, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर खबरें छप कर आ रही हैं। ये तुम्हारे लोगों का आंदोलन था, इस वजह से आ रही है। नहीं, इस आंदोलन का भारत बंद का कोई राष्ट्रीय नेता है, न राज्य स्तर पर इसका कोई नेता है, ना कोई संगठन है।
जब हमने 4 तारीख को ऐलान किया कि हमारा कार्यक्रम 4 तारीख को होगा, तो एक आदमी का हमारे फेसबुक पर कमेंट आया कि आपने राहुल गांधी ने कांग्रेस महाअधिवेशन में बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आपने उसका समर्थन किया, तो 2 तारीख का आप कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं करें? मेरी बात ऐसा लिख कर नहीं जाए कार्यक्रम जी कि अगर आप बैलेट पेपर का समर्थन राहुल गांधी का कर रहे हो तो आप 2 तारीख का कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? समझ में आएगा क्या कह रहा? क्या सबूत दे रहा हूं? मेरे पास लिखित सबूत है। मैं तो पहले ही ये सबूत आने के पहले मैं ये जानता था इसके पीछे कांग्रेस का खेल है और बीजेपी के विरोध में 2019 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का इस्तेमाल करने की रणनीति है। कांग्रेस आपके नाम से अगर बंद कर दी तो कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट के लोग सपोर्ट नहीं देते। कांग्रेस को इन लोगों से हिंसा भी करवानी थी तो हिंसा का श्रेय वो अपनी ले नहीं सकती, क्योंकि कल केंद्र में सत्ता में आएंगे तो बीजेपी वाले फिर इनको भड़काएंगे। क्योंकि रिकॉर्ड अगर देखो, पुराना सारा का सारा रिकॉर्ड देखो, तो अत्याचार का रिकॉर्ड कांग्रेस के समय में कोई कम थोड़ी है। बल्कि भयंकर बात मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस ने उन जातियों के नेताओं को हाईलाइट किया जो आमतौर पर गांव देहात में अन्याय अत्याचार करने का काम करती है और पुलिस स्टेशन में उस जाति का मुख्यमंत्री और जाति के एमएलए को या उस पुलिस इंस्पेक्टर को बचाने का काम करते हैं जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। ये तो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की। गंगाराम जी बताया ना आपको, ये परंपरा कि भारत के राज्य सरकारों की जो सत्ता है, सत्ता में उन जातियों के आदमियों को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया या मंत्रिमंडल में मंत्री रखे या होम मिनिस्टर रखे, जिन जाति के लोग गांव में हमारे बहन बेटियों पर बलात्कार करते हैं। ये तो काम शुरू किया कांग्रेस ने। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं, इन लोगों का बार बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। मैं इस्तेमाल का ही, ओबीसी के इस्तेमाल का ही रेफरेंस क्या था, ये बात आप लोगों को समझाने के लिए बता। उसी तरह से ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल हुआ। दूसरा मुद्दा है 52% का मुद्दे के बाद में दूसरा मुद्दा है, दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, मगर वो भी कंडीशन के साथ मिलेगा, शर्त के साथ मिलेगा। ये शर्त लगाने का, ये कंडीशन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके लिए भी मंडल खुद जिम्मेदार है। बाबा साहब आंबेडकर ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन को लगाने का विरोध किया था, इसीलिए आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कसौटियां बाबा साहब आंबेडकर ने निर्धारित की थी वो थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये मंडल ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया मंडल कमीशन में इंट्रोड्यूस किया। ये भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को अभी तक पता नहीं। तो ये बात हम लोगों को जानकारी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। मान लो राम मंदिर हो गया, थोड़ी देर के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने सपोर्ट दिया और राम मंदिर हो गया तो क्या होगा? बैकवर्ड क्लास के लोगों को राम मंदिर में घंटा बजाने की नौकरी मिलेगी थोड़ी देर के लिए। चलो ठीक है, मिल गए। कितने लोगों की? 1 घंटा, 1 आदमी। राम मंदिर में 1 घंटा बजाने के लिए 1 आदमी, और जो उधर पैसा आता है उस पर तो पंडित जी का कब्जा रहेगा ना। तो ये जो सारा इस्तेमाल जो है उन लोगों ने किया है। तो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वाला जो मुद्दा है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 340वें आर्टिकल में कहीं पर भी कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्रीमी लेयर के नाम पर इंट्रोड्यूस किया।
क्योंकि बीपी मंडल ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया बैकवर्ड क्लास को लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा। इतना ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया मानने से रिजर्वेशन के लिए इनकार किया संविधान सभा। वो अकेले थे, मगर फिर भी अकेले होने के बावजूद भी नहीं माना। और इस वजह से दूसरा जो जजमेंट है क्रीमी लेयर का इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट के लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर, मगर ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया मंडल कमीशन के रिपोर्ट में संविधान में नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाया वो फैसला संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में सोशल एजुकेशन संविधान में कहीं पर भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है। संविधान में तो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्रीमी लेयर लगाया, और ये क्रीमी लेयर जो उन्होंने लगाया ये संवैधानिक फैसला नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि 340 में सोशलियन एजुकेशनली ही लिखा हुआ है। जब 340 में सोशलियन एजुकेशनल लिखा है तो संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जो संविधान में लिखा है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो लिखा हुआ नहीं है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। संविधान में सोशलियन एजुकेशनली लिखा तो सोशलियन एजुकेशनली जो लिखा है उसी की सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो लिखा हुआ नहीं है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, और व्याख्या करने के नाम से संविधान लिखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। अगर हमारी सरकार होती तो हम क्या कहते? अगर हमारी सरकार होती तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है और संविधान लिखने का काम कर रहा है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा सकता। ये अधिकार प्रतिनिधि गृह का है, प्रतिनिधिक सभा का है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस का है, लोकसभा का है। ये अधिकार जुडिशियरी का नहीं है जो सिलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्टेड लोगों का अधिकार है, सिलेक्टेड लोगों का अधिकार नहीं। कोई जज सिलेक्टेड होते हैं और एमएलए और एमपी इलेक्टेड होते हैं। जो इलेक्टेड होते हैं संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को है और सारी दुनिया में है। जनता के प्रतिनिधियों को ही जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह मौलिक सिद्धांत। तो ये बातें हम लोगों को माइक्रो लेवल पर हमारे लोगों को स्टडी करना चाहिए। बैकवर्ड क्लास के लोगों में इन बातों को लेकर किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं। इवन जब मंडल कमीशन का आंदोलन चलाने का मामला आया था उस समय भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे और एससी एसटी के लोग मंडल कमीशन का आंदोलन चला रहे थे। आप बोलेंगे कुछ भी बातें करते हैं, चलो आपको सबूत दे देता। कौन सा? तो उसने कहा पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। नारा बहुत बढ़िया, मगर नारा लगा, मगर ये कमी थी। कहा क्या कमी थी? कि नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं थे। तो चौधरी प्रकाश मजे हुए राजनीतिक आदमी थे, बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने कहा कि वो कैसे होंगे, वो तो राम मंदिर बनाने के लिए गए हुए। सबूत अगर कोई मानता है तो सबूत देना। दूसरा सबूत, क्योंकि हम तो उस आंदोलन में थे ना, हम उस आंदोलन में थे तो जानते हैं। तो जब आरएसएस के लोगों ने देखा कि ओबीसी को तो हम राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए, फिर भी आंदोलन चल कैसे रहा, तो उनको पता चला कि एससी एसटी के लोग चला रहे हैं। जब एससी एसटी के लोग चला रहे हैं तब उन्होंने प्रचार काउंटर करने के लिए शुरू किया कि एससी एसटी के लोग और 27% मांग रहे हैं बढ़ाकर। समझ नहीं आ रहा कि इनको जो 22.5% एससी एसटी को पहले से है वो और 27% मांग रहे हैं। ऐसा प्रचार उन्होंने ओबीसी के अंदर किया
ताकि ओबीसी को मंडल कमीशन के और एससी एसटी लोग जो मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे हैं उसके विरोध में उनको खड़ा किया जाए। हम लोग उस आंदोलन में शरीक थे, हम जानते थे, उस समय हमने इस बात को भी काउंटर किया। ये बारीक बातें बहुत सारे लोगों को उस समय किया, आप लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि इस समय को बहुत सारा समय हो गया है, 25-30 साल से ज्यादा समय हो गया है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उस आंदोलन में फिजिकली और मेंटली उसमें सहभागी थे, इसलिए हम सारी बातें बहुत बारीकी से जानते हैं। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलेगा, मिल रहा है, तो ओबीसी को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैसला हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फैसला दिया ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा, एससी एसटी को भी नहीं मिलेगा। अजीब किस्म का फैसला। एससी एसटी के लोग, मुकदमा ओबीसी का नहीं है, एससी एसटी को नोटिस इश्यू नहीं हुआ, एससी एसटी का वकील बहस में शामिल नहीं है, इसका मतलब सुनवाई एससी एसटी की हो नहीं रही है, तो एससी एसटी की केस की सुनवाई ही नहीं हो रही है और जज उनकी बात सुन नहीं रहे। बगैर सुने जुडिशरी ने एससी एसटी के विरोध में फैसला दिया, जो दुनिया के नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के विरोध में है कि जब तक जज किसी की सुनवाई नहीं करेंगे और जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, तब तक किसी भी जुडिशरी को दुनिया में उसके फेवर में या इसके विरोध में, दोनों में अधिकार नहीं है फैसला देने का। न विरोध में फैसला देने का अधिकार है, न समर्थन में फैसला देने का अधिकार है, जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। मगर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के विरोध में भी रिजर्वेशन प्रमोशन का फैसला दिया। इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद था। वो राजनीतिक मकसद ये था कि जज ये जानते थे कि एससी एसटी के विरोध में जब फैसला होगा तो एससी एसटी के लोगों ने मंडल कमीशन के लिए आंदोलन किया, तो ये लोग जब उनका रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो जाएगा तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऐसे हुआ। एससी एसटी के लोगों ने ओबीसी का मामला टेकअप करने के बजाय एससी एसटी ने अपना मामला टेकअप किया, संसद में संविधान संशोधन हुआ और फिर दोबारा रिजर्वेशन प्रमोशन एससी एसटी को मांगा। जो जैसा जेजेसी के लोग चाहते थे वैसे हुआ और ओबीसी के रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला वैसे नहीं था। जब रिजर्वेशन का मामला आता है तो एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला आता है तो एससी एसटी के लोग अलग हो जाते हैं, ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के साथ क्लब हो जाते हैं, क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है। इसका मतलब है ये जजमेंट जुडिशियस नहीं था, ये जजमेंट पॉलिटिकल था। जुडिशरी के लोगों ने पॉलिटिकल डिसीजन दिया। पॉलिटिकल डिसीजन देने के पीछे का मकसद कि जब ऑफिस होगा और ऑफिस में 50% एससी एसटी ओबीसी के लोग होंगे, जब 50% लोग होंगे एससी एसटी ओबीसी के, जो समाज में 85% है, ऑफिस में 50% होंगे। अगर ऑफिस में 50% होंगे तो जो अधिकारी सवर्ण है, ब्राह्मण है, वो अधिकारी 50% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो ऑफिस में बैठे हुए उनको मूर्ख बनाकर प्रशासन कैसे चलाएगा? एक संकट खड़ा हो सकता था जो उनके लिए गलत शासन, गलत मैनेजमेंट चलाना मुश्किल खड़ा कर सकता था। दूसरा संकट, जो ऑफिस में 50% है वो समाज में 80% है। अगर ये 50% लोग ऑफिस में इकट्ठा हो गए जो समाज में 85% है, तो ये 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, 16 घंटे समाज में रहते हैं, तो जो 50% लोग ऑफिस में इकट्ठा हो गए वो समाज में भी इकट्ठा हो जाएंगे। और इसका परिणाम अगर समाज में इकट्ठा होने में हो गया, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये समाज में इकट्ठा हो गए तो इसका सबसे ज्यादा गंभीर परिणाम है। कीपिंग इन माइंड, ब्राह्मणों ने बहुत दूरगामी बातों को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, न्यायाधीशों के सिद्धांतों का, न्याय निर्णयों के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों ने फैसला दिया
रिजर्वेशन प्रमोशन ओबीसी को नहीं होगा। इससे क्या होता है, SC ST ओबीसी के लोग रिजर्वेशन के मुद्दे पर इकट्ठा रहते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर फिर लड़ जाए, लड़ाई फिर जानी नहीं। इसका मतलब है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल जो है वो कायम है। 6000 जाति की दूसरी बात है कि 18 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के, 17 लोगों को बीजेपी ने नॉन चमार जाति के लोगों को टिकट देकर MP बनाया। क्या चमारों को पता है? तुम्हारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तुमको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में मुझे पता है। अगर तुमको उत्तर प्रदेश में रहकर पता नहीं है और मैं महाराष्ट्र में रहकर मुझे पता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ वही डिवाइड एंड रूल का चमार नॉन चमार, एक जाति के आधार पर करने के बजाय उन्होंने चमार और नॉन चमार का डिवाइड किया है। यूपी बिहार में 2 साल वर्षित सारे लोगों को इकट्ठा किया, वहां तो दलित और महादलित वाला मामला खड़ा है। वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दलित शब्द का मान्यता नहीं है। अभी 2 राज्यों के हाईकोर्टों ने दलित शब्द के यूज करने के विरोध में फैसला दिया और संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का उपयोग करने के लिए फैसला दिया है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार देश भर में कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति का प्रयोग होना चाहिए, कि ये शब्द भविष्य में बदला जा सकता है। क्योंकि हम लोग अगर समतामूलक समाज निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर SC ST OBC नाम की जो टर्मिनोलॉजी है ये भी खत्म करना होगा। अगर भविष्य में कोई समतामूलक समाज हम स्थापित करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी भी खत्म करना होगा। बहुत सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारी बातें शब्दों के बारे में भी बहुत सतर्क होकर सारी बातें करते थे। हमारे लोग उतना अभ्यास करते नहीं है, सारी बातें तो समझना होगा। शब्दों का तो खेल है लोकतंत्र, शब्द जनमत बनाते हैं, शब्द ध्रुवीकरण करते हैं। जब हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है तो ध्रुवीकरण होता है SC ST OBC का। जब SC ST OBC का आदमी हिंदू बन जाता है तो जो मुगलों के समय में मुगलों ने हिंदू कहा था गुलामों को, प्रजा को, जो गुलाम प्रजा थी, मुगलों ने गुलाम प्रजा को हिंदू कहा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं बदला। जब मुगलों के समय में हिंदू कहा जाता था तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हम हिंदू नहीं है, SC ST OBC को आप हिंदू कहते रहो मगर हम हिंदू नहीं है। रिकॉर्ड है, जिजिया कर नहीं देंगे, क्यों? हम हिंदू नहीं है। आपने हिंदुओं के नाम पर जिजिया कर लगाया, ले लो, मगर हम हिंदू नहीं है, हम जिजिया कर नहीं देंगे। एग्जम्पशन दिया जाए, और मुगलों ने ब्राह्मणों को एग्जम्पशन दिया, जिजिया कर ब्राह्मण नहीं दे देते। तो मुगल जो हैं SC ST OBC के जो लोग आज हैं उनको हिंदू कहते थे, और हिंदू मुगलों की गुलाम प्रजा थी। ब्राह्मणों ने जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मुगले आजम बन गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुगले आजम, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मुगले आजम बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जाति आधारित गिनती बंद करवा दी। 48 में कानून बनाया, जो अंग्रेजों का कानून था उनमें संशोधन किया, संशोधन करने के बाद परिवर्तन कर दिया और इस तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को हिंदू में जमा कर दिया। हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम, सिंपल व्याख्या। हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। ब्राह्मणों को हिंदू चाहिए मुसलमान के विरोध में, फसाद करने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, जलाने के लिए, कम्युनल राइट्स करने के लिए बैकवर्ड चाहिए ब्राह्मणों को। कोई ब्राह्मण आपने सुना किसी फसाद में मारा गया? चतुर्वेदी मारा गया, त्रिवेदी मारा गया, पांडे मारा गया, पाठक मारा गया, यजुर्वेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी मारा गया, सुना कभी? क्यों मारा? सुना कोई पंडित मारा? क्यों नहीं मारा जाता? आपको बताता हूं। जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट में अगर पाकिस्तान जीत गया फौरी तौर पर ब्राह्मण SC ST OBC की बस्ती में आता है और कहता है, क्या कहता है? मोमीनपुरों में पटाखे फूट रहे। कहता है SC ST OBC के लोगों को
मोमिनपुर में पटाखे फूट रहे हैं। तो SC ST OBC का आदमी पूछता है, पंडित जी आप फूट रहे हो? अरे तुमको पता है क्यों फूट रहे हैं? हमको कहाँ पता है पंडित जी, हमको तो पता नहीं है, आप बताओगे तब ना पता चलेगा। अरे वो पाकिस्तान जीत गया इसलिए फटाके फोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ का हवा खाते, यहाँ का हवा पीते, पानी यहाँ का पीते, रोटी यहाँ की खाते और पाकिस्तान का जय जयकार करते हैं मुसलमान। अच्छा पंडित जी बहुत खतरनाक बात है तो। अरे केवल खतरनाक नहीं है, कुछ करना होगा। क्या करना होगा? चलो 200-400 लोग इकट्ठा करो, नौजवान इकट्ठा करो। बेरोजगार तो है हमारे पास, कोई काम धंधा तो है नहीं ऐसे। ब्राह्मणों ने हमको कोई काम धंधा तो दिया नहीं है। 200-400 फटाफट लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद बोलते हैं मोमिनपुर में जाना। अच्छा, हमको तो रास्ता मालूम नहीं, चलो मैं चलता। सामने पंडित होता है और पीछे 200-400 SC ST OBC के लोगों को लेकर जाता है। जब आधा किलोमीटर मोमिनपुरा रहता है तो बोलता है, वो देखा वो, और धीरे से पीछे आके साइड चेंज हो गया। तो नेता रहता है वो पीछे चला जाता है और इन लोगों को सामने करके फसाद शुरू हो जाता है और ये पीछे से कहाँ गायब हो जाता है फिर इसका पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे लोग तो आगे देख रहे हैं, पीछे थोड़ी देख रहे हैं। तो पंडित इसलिए नहीं मारा जाता है क्योंकि वो प्लानर है, प्लान बनाने वाला है। प्लान बनाने वाला जो है उसका कभी फसाद में मारा गया ऐसा कभी कोई उदाहरण नहीं होता है। तो इसका मतलब है SC ST OBC वर्सेस मुसलमान की लड़ाई होती है, फसाद होता है, दंगा होता है और दूसरे दिन अखबार में पत्रकार पंडित चतुर्वेदी लिखता है। क्या लिखता है? हिंदू मुसलमान। वो लिखने वाला भी पंडित, वो क्या लिखता है? हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद SC ST OBC वर्सेस मुसलमान का होता है, मगर अखबार में छप कर आता है फसाद हिंदू मुसलमान में हुआ। जब हिंदू मुसलमान में फसाद हुआ ऐसी खबर आती है, टीवी पर आती है, तो जो SC ST OBC हिंदू नहीं है वो SC ST OBC सुनता है हिंदू मुसलमान में फसाद, तब उसको पता चलता अच्छा तो हम हिंदू है। तब तक उसको पता भी नहीं था कि हम हिंदू है, तब तक वो यही मान के चल रहा था कि हम तो अछूत है, हम तो पिछड़ा है, हम तो आदिवासी है। वो यही मान के चल, तो यही मालूम है आदिवासी है, पिछड़ा है और अछूत है, ये तो मालूम है, मगर हिंदू है ये उसको मालूम नहीं रहता है। मगर जब अखबार में आता है तो लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट किया जाता है, टीवी के द्वारा, खबरों के द्वारा पेनिट्रेट किया जाता है कि तुम हिंदू। और इस तरह से फसाद SC ST OBC को हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और फसाद ब्राह्मणों का नेशनल गेम है। आप कबड्डी का हो सकता है, अलग अलग प्रकार का गेम होता है, ब्राह्मणों का एक गेम है, नेशनल गेम है फसाद। और ये जो फसाद ब्राह्मण लोग करते हैं, इस फसाद के पीछे मकसद होता है कि SC ST OBC को हिंदू बनाया जाए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके हिंदू नहीं बन सकते। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? आप कुछ चमार बना सकते हैं, आपको अलग अलग जाति के नाम पर नीच बना सकते हैं, शूद्र बना सकते हैं, हिंदू नहीं बना सकते। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकते। ब्राह्मण पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। ब्राह्मण के घर में जाओ तो आपको पता चलेगा 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। अशोक सिंघल तो परेशान हो गया था मरने के कुछ साल पहले। उसने पब्लिक में बयान दिया ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कि 4-4 तो करो। मुसलमान 14-14 था, तब माता को पता चलता बच्चा पैदा करना कितना कठिन काम, मगर माता ने शादी तो किया नहीं, माता ने कोई बच्चे पैदा किया नहीं, तो वो सलाह देते। और तमाम जितनी भी माताएं हैं ज्यादा बैकवर्ड। ऋतंबरा का नाम सुना? ऋतंबरा का नाम सुना? पंजाब की बैकवर्ड क्लास में। उमा भारती का नाम सुना? मध्य प्रदेश की लोधी जाति। और अभी ये जो दिल्ली में अभी मंत्री है उत्तर प्रदेश की, वो निषाद है, जिसने ये बयान दिया था एक हरामजादी है, एक रामजादे है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? उसने कहा एक हरामजादे हैं और एक रामजादे है। वो निषाद है, क्या नाम उसका नाम मुझे अभी
हाँ, निरंजन ज्योति, वो नाम भी ब्राह्मणों का रखा हुआ, निरंजन ज्योति। ऐसा नाम हमारे व्याकरण में होता है? परानी देवी न टिकना देवी न टिकना देवी, ऐसे होता है? ऐसा नाम थोड़ी होता है। किसी साधु ने उसका नामकरण किया। नामकरण इस तरह से करते हैं जिससे ब्राह्मणाइजेशन। तो इस तरह से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि बातें आप लोगों समझ में आ जाएं। ये परिस्थितियां इस तरह की है। और उन लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अधिकार से भी हमारे लोगों को वंचित किया। तो उनको रिजर्वेशन नहीं देना है। जब फसाद करने का मामला आता है तो कहते हैं कि तुम बहुत लायक हो। जब मुसलमान को मारने का, काटने का और फसाद करने का मामला आता है तो बैकवर्ड कहते हैं बहुत लायक आदमी। और जब नौकरी देने का मामला आता है, रिजर्वेशन देने का मामला आता है बैकवर्ड को, तो कहता है नहीं तुम्हारे पास मेरिट नहीं। तो हमारे लोगों से मेरिट नहीं तो क्या मतलब? लायक नहीं, लायक नहीं, लायक नहीं है क्या कहे? अगर उसको डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और कहे लायक नहीं का क्या? नालायक, नालायक तो हमारे लोगों को इनडायरेक्ट लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं ज्यादा। इनडायरेक्ट लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही बात समझ में आती है। डायरेक्ट लैंग्वेज तो भी सोचना नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि तुम लायक नहीं हो। नौकरी देने के लिए जो लोग बैकवर्ड लायक नहीं है, वो लोग फसाद करने के लिए, मुसलमान को मारने के लिए, काटने के लिए बहुत ज्यादा लायक है। इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड उन लोगों को सत्ताधारी बनाने के लिए चाहिए, राजा बनाने के लिए चाहिए, उनका इस्तेमाल करने देने के लिए चाहिए। हजारों साल से वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण जो है वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया गया है, और वो आज भी हिंदू के नाम पर वही काम उनसे लेना चाहते हैं। ये बात बैकवर्ड क्लास के, तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझना जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य का क्या किया? प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये मैसेज दिया और प्रचार करवाया बॉटम लेवल पर बैकवर्ड क्लास के, कि अगर बहुमत मिला तो बीजेपी बैकवर्ड क्लास के आदमी को, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुमत मिल गया। मिलने के बाद केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुलाने के बाद उनको बताया गया कि आपको नहीं बनाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा, आपको नहीं बनाया जाएगा। जैसे ही उसको कहा गया वो बेहोश होके गिर। ये खबर आई नहीं है आप लोगों के पास अखबार में? आई नहीं, सुनो पूरी बात सुनो। बेहोश होके गिर गया। गिर गया तो इमीडिएट उसको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया। अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब भर्ती किया गया तो फिर उनके सामने संकट खड़ा हो गया, सर खबर क्या है? आदमी को हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती किया तो कोई ना कोई तो खबर जो है अखबार वाले अपने से ढूंढ ढांड कर छापेंगे, सारी खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए अखबार में खबर छापी कि इसलिए भर्ती किया गया कि मौर्य जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। मौर्य जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो मैंने हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है, उसको पूछा कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती किया, वो लो ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में थोड़ी भर्ती किया। क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? अरे लो ब्लड प्रेशर में थोड़ी भर्ती किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में भर्ती किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर में तो एक गिलास पानी में इतना सा नमक डाल दो, घोल बनाओ, और एक गिलास पानी को इमीडिएट बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। इसीलिए तो डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं नमक मत खाओ। तो हमारे गरीब लोग ज्यादा नमक खाते रहते हैं, कभी कभी रोटी के साथ भी नमक खाते हैं, मगर उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। हमारे गरीबों का, SC ST OBC के गरीबों का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? साला ब्लड होगा तब ना प्रेशर, ब्लड ही नहीं, साला प्रेशर खाते हो। शरीर में ब्लड ज्यादा होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? तो केशव प्रसाद मौर्य का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर ऐसी खबर अखबार में आती है इसकी वजह से इनको भर्ती किया गया, तो लोग उत्तर प्रदेश की चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया।
आखिर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, और फिर लोगों को मालूम हो जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य को हमने मुख्यमंत्री पद का वादा किया था, वो वादा का हम उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ये लोगों को मालूम हो जाएगा, और मालूम हो गया तो फिर उत्तर प्रदेश के ओबीसी में बीजेपी के विरोध में मैसेज जाएगा। ये मैसेज नहीं जाने पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये खबर प्लांट की गई कि ब्लड लो हो गया। तो केशव प्रसाद मौर्य का बैकवर्ड के नाम पर चेहरा दिखाकर इस्तेमाल किया गया, जो यहां लोगों ने सब्जेक्ट रखा। मैं देहात कहने वाला हूं, देहात का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। देहात में बहुत बार किसान के लोग, मजदूर लोग खेती में काम करने ले जाते हैं, और कभी कभी उनको टॉयलेट लगता है तो पानी होता नहीं है, तो आसपास पत्थर देखते हैं और पत्थर को लेकर के पिछवाड़ा पोंछते हैं, और बेचने के बाद जिस पत्थर से पिछवाड़ा पोंछते हैं, वो पोंछने के बाद वो पत्थर को फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो। बहुत देर से समझ में आता है। तो केशव प्रसाद मौर्य को उस पत्थर की तरह यूज एंड थ्रो कर दिया, तो मुख्यमंत्री बनाया। दो मुख्यमंत्री को मिलाकर एक मुख्यमंत्री नहीं बनता, जिस तरह से दो गधों को मिलाकर एक घोड़ा नहीं बनता। जैसे दो गधों को मिलाकर, मजबूत गधों को मिलाकर भी एक घोड़ा नहीं बनता, घोड़ा बड़ा होता है, गधा गधा। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर भी एक मुख्यमंत्री नहीं बनता, क्योंकि मुख्यमंत्री अल्टीमेटली मुख्यमंत्री होता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री केवल मात्र मंत्री होता है उसके विभाग का। उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद संविधान में नहीं है, और कोई कार्यभार उप मुख्यमंत्री का कोई कार्यभार नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री का कोई कार्यभार हो, कोई कार्यभार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये बातें हम लोगों को जानने की, समझने की। मुद्दा जो है, चौथे मुद्दे में उन्होंने निर्णय दिया कि राज्य सरकारें इसके पहले तक जितने लोगों को ओबीसी के तौर पर, पिछड़े वर्ग के तौर पर मान्यता दिया हुआ है, जितने जातियों को मान्यता दिया है, यदि उतनी ही जातियों को सुप्रीम कोर्ट आज के तारीख में पिछड़े वर्ग के तौर पर मान्यता देती है, तो सारे लोगों जनसंख्या रहेगी 80। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने का एक सिद्धांत है संख्या शास्त्र में। जब तक उसको 100 नहीं बनाया जाता तब तक परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता। इसलिए 80 को खींचकर 100 बनाना पड़ेगा। जब आप 80 को खींचोगे तो 80 के अंदर जो 52 है वो भी खींचा जाएगा। 80 के अंदर 52 है ना। जब आप 80 को खींचोगे और 100 बनाओगे, जब 80 को खींचकर 100 बनाओगे परसेंटेज डालने के लिए, तो 80 के अंदर 52 है। जब 80 के अंदर 52 है तो 52 भी बढ़ेगा उसी अनुपात में। अगर मान लो 10 मान लो, 20 में 10 अगर बढ़ा दिया तो 52 का 62 हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर निकाला गया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो भी गैर संवैधानिक कैसे है उसके आधार पर थोड़ा सा आपको बता दो। सुप्रीम कोर्ट आजकल जाटों को आरक्षण देने के बारे में, मराठा को आरक्षण देने के बारे में, गुजरों को आरक्षण देने के बारे में, उधर राजस्थान में या गुजरात के पटेल लेवा कड़वा, इन लोगों को आरक्षण देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इनको बैकवर्ड नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो इसके बारे में आर्गुमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन के लोगों का इनको बैकवर्ड मानने के रेफरेंस में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिकमेंडेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जरूरी है, चलो मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो तुमने मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन 3743 क्यों नहीं माना? तुम खुद ही कह रहे हो बैकवर्ड क्लास का रिकमेंडेशन चाहिए। मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लास का था, उसने सारे देश भर में सबसे ज्यादा मतलब रिसर्च किया हुआ अगर कोई रिपोर्ट था तो मंडल कमीशन था। कलेक्टर कमीशन से भी ज्यादा रिसर्च किया हुआ अगर कोई कमीशन था तो मंडल कमीशन था। तो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना?
तुम खुद ही कहते हो बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए, और मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था 3743 जातियों का, तो तुमने उस समय स्वीकार नहीं किया। आज तुम कह रहे हो कि बैकवर्ड क्लास कमीशन के लोगों ने इनको रिकमेंड नहीं किया, इसलिए नहीं माना जा सकता। तुम खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात करो। इसका मतलब यह है कि ये सुविधा भोगी तर्कशास्त्र है, अपने सुविधाओं के अनुसार तर्कशास्त्र का उपयोग करने की बातें हैं, इस्तेमाल करने की बातें हैं। ये बातें हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बातें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, काफी समय हो गया है, बहुत देर से शायद मैं आप लोगों को बात कर रहा था। अभी ईवीएम मशीन के रेफरेंस में कुछ बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किया था, और इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए कि मैं जब ये केस दायर किया था तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात करता था कि सुप्रीम कोर्ट को और किसी भी जज को मेरे केस के विरोध में फैसला कोई जज नहीं दे सकता। इतने डॉक्यूमेंट देखे, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि अदालत इस सबूत की मोहताज होती है। तो हमने इतने सबूत जोड़े कि कोई सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में फैसला नहीं दे सकता। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार का जो सिस्टम है केस रजिस्टर करने का, उन्होंने रिले किया। बाद में मैनेजमेंट करके वकील पर दबाव डाल के मेरी केस को विड्रॉ करवाया। जब मैंने वकील को धमकी दिया जेल में भेजने की, तब जाके उसने दोबारा रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद में फिर डिले किया, और डिले करने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने का समय आया, और जब समय आकर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया, तो निर्णय आधा दिया, 50% निर्णय दिया। मैंने सबूत 100% दिया, मैंने सबूत 100% दिया, जजमेंट 50% दिया, और 50% सबूतों को हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। आधा जजमेंट दिया कि सितंबर 2018 तक 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, और फरवरी 2019 तक जिलाधिकारियों के पास ये सारी मशीनें पहुंच जाएगी, और चुनाव 100% ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाकर होगा। ये केस तो हमने जीत लिया। मगर जो जजमेंट जो हमने सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस दिया था, उस एविडेंस पर, जिसके आधार पर पेपर ट्रेल मशीन को रिकाउंट करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में, कि अगर डिस्प्यूट है, अगर हारा हुआ कैंडिडेट रिजल्ट को मानने के लिए इनकार कर रहा है, तो डिस्प्यूट होने की स्थिति में पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज के टुकड़े बाहर पड़ते हैं, उस कागज के टुकड़ों की गिनती होगी, करनी होगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। इस संबंध में हमने कुछ डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिए। उस डॉक्यूमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। वो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताकर अपनी बात समाप्त करना। महाराष्ट्र के विधानसभा में प्रोफेसर राणे नाम का एक व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। जिस बूथ पर वो वोट डालने के लिए गया, वो अपने मिसेज को लेकर गया, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गया, रिश्तेदारों को लेकर गया, उनके समर्थकों को लेकर गया। जब काउंटिंग हुआ तो उस बूथ पर, जिस बूथ पर कैंडिडेट ने वोट दिया, 0 वोट निकला। पेपर ट्रेल मशीन लगी। उसने पत्रकारों को बुलाकर कहा कि देखो, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे समर्थकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट ना दिया हो, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीवी ने भी मुझे वोट ना दिया हो, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मेरी बीवी को मैंने कभी जिंदगी में झापड़ मारा हो, और उसने बदला लेने के लिए मुझे वोट ना दिया हो, ये बात मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं प्रोफेसर हूँ, इतना गधा नहीं हूँ कि अपने आप वोट नहीं डालूं। कम से कम ये वोट तो निकाला होता कि राणे को एक वोट पड़ा खुद पे। वो पत्रकारों को बताया, पत्रकार ने कहा ये वोट निकालना। आप सही कह रहे हैं, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि ऐसा कि क्या करूं। मैंने कहा ऐसा करो
इमीडिएट रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको एप्लीकेशन लिख कर दो कि सारे बूथ पर जो डाटा अवेलेबल है वो सारा का सारा डाटा मुझे दिया जाए और इसका पैसा दिया जाए। उसने पैसा भर दिया, सारा का सारा डाटा उसने ले लिया। जिस बूथ पर उसको 0 वोट निकला वो भी अधिकारी ने स्टैंप लगाकर साइन लगाकर दे दिया। उसने वोट डाला, उसके बीवी ने वोट डाला, फिर भी 0 वोट निकला। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईवीएम पेपर ट्रेल मशीन लागू होने के बावजूद भी 0 वोट निकला। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। दूसरा, चंद्रपुर में दूसरा एक कैंडिडेट था। हम जानते थे एज पर जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट पैरा नंबर 28 में ये निर्णय दिया था डिस्प्यूट होने की स्थिति में कागज के टुकड़ों की गिनती हो। तो हमने कैंडिडेट को एक कहलवाया कि रिकाउंटिंग की मांग करो। उसने रिकाउंटिंग की मांग किया। अधिकारी ने कहा रिकाउंटिंग नहीं होगा। उसने कहा क्यों नहीं होगा, तो उसने लिख कर दिया रिकाउंटिंग क्यों नहीं होगा। तो उसने 3 चुनाव आयोग के रूल बताए। रूल नंबर 1, सेकंड नंबर के वोट जिस कैंडिडेट को पड़ेंगे वही कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। बैलेट पेपर में ऐसा कोई रूल नहीं था। ईवीएम मशीन में रूल बनाए गए। ईवीएम मशीन में रूल क्यों बनाया? क्योंकि दूसरे बूथ में रिकाउंटिंग ये जो रिकाउंटिंग करने के लिए केवल सेकंड नंबर के कैंडिडेट को ही वोट नंबर रिकाउंटिंग करने का अधिकार होगा। ये रूल क्यों बनाया? ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें कैंडिडेट को अगर रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार दिया जाता तो कोई बैकवर्ड आदमी रिकाउंटिंग की मांग करता तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो घोटाला हुआ है वो घोटाला पकड़ गया। क्योंकि ये तो कागज का टुकड़ा है ना। रिकाउंटिंग होगा तो कागज के टुकड़े की गिनती होगी। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड है। रिकाउंटिंग में कागज के रिकॉर्ड की रिकाउंटिंग होगी। अगर कागज के रिकॉर्ड की रिकाउंटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो घोटाला हुआ है वो कागज के रिकॉर्ड में पकड़ा जाए। समझ में आ रहा है? वो समझ में आने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी टेक्निकल सिचुएशन बताना पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि ईवीएम मशीन में 3 बड़े फॉल्ट हैं। फॉल्ट नंबर 1, ईवीएम मशीन में आदमी वोट डालने के लिए जाता है, बटन दबाता है, दिया जलता है, बीप का आवाज होता है, आवाज होने के बाद कुछ नहीं होता। अगर कोई अनपढ़ आदमी वोट डालने के लिए जाए तो उसको बैलेट पेपर में वोट डालने का अनुभव होता है। जब वो बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है तो उसको अपना वोट का निशान लगाया हुआ कहीं दिखाई देता नहीं अनपढ़ आदमी। तो वो इधर देखता है, वोट कहां गया भाई? क्योंकि उसको जो स्टैंप लगाने का और देखने का लग गया है। जो आदत है वो तो आदत होती है, उसके पास वो आदत है तो उसको दिखाई देता नहीं। दिखाई नहीं देता है तो इतने में वो कर्मचारी आता बोलता है बाबा हो गया। अच्छा हो गया? हाँ हो गया। कहां से? इधर से। तो वो ये सोचते हुए जाता है साला चुना तो नहीं लगाया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सोचते मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो इस तरह से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बटन दबाया जाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतदाताओं ने जिस कैंडिडेट को वोट डाला उस कैंडिडेट के नाम पर वोट जमा हुआ है, ये लाइट जलने से नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लाइट जला इससे वोट हो गया ये तो माना जा सकता है, बीप का आवाज हो गया ये क्रिया पूर्ण हो गई ये तो माना जा सकता है, मगर वोटर्स ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया ये मानने का इसमें कोई आधार नहीं। पहला पॉइंट।
क्योंकि ये वोट बटन दबाने के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होने के बाद उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं है। ये फॉल्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होने के बाद अगर किसी ने पंजे पर वोट डाला, वो वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर जाने के बाद कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो इसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन तो है नहीं, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है घोटाला होने का, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। फॉल्ट नंबर 2, ईवीएम मशीन में अगर रिकाउंटिंग करना है तो बैलेट पेपर के दौरान रिकाउंटिंग जब होती थी, पहले काउंटिंग होती थी तो 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे और फिर टोटल मारा जाता था। और जब रिकाउंटिंग करने का आदेश होता था तो 25 के गट्ठे फिर तोड़े जाते, एक एक को अलग किया जाता था और अलग करके दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन 2 से अलग हर वोट को अलग अलग किया जाता था। 25 इकट्ठा होता था, 25 बैलेट 25 अलग अलग किए जाते थे और अलग अलग करके उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता था। बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। रिकाउंटिंग की पूर्व शर्त है फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर रिकाउंटिंग की पूर्व शर्त फिजिकल वेरिफिकेशन है और ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का कोई सिस्टम नहीं है, इसका मतलब है एक आदमी का वोट दूसरे आदमी के नाम पर जमा किया जा सकता। दूसरा घोटाला, बड़ा फॉल्ट जो है इस मशीन में है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, बात सही। तीसरा फॉल्ट, रिकाउंटिंग के अगर मांग होती है तो ईवीएम मशीन में रीकैलकुलेशन हो सकता है, रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पंजाब, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, और ये 4 कैंडिडेट, हर बूथ पर हर कैंडिडेट को वोट पड़ा, हर कैंडिडेट को जो वोट पड़ा, हर बूथ पर पड़ा हुए वोट का टोटल मारा जाएगा। A, B, C, D टोटल मारा जाएगा हर बूथ पर, और जो हर बूथ का टोटल है वो 200-250 जो बूथ है उसका टोटल मारा जाएगा। एग्रीगेट टोटल बूथ में टोटल मारा जाएगा हर कैंडिडेट का, और एग्रीगेट टोटल मारा जाएगा हर कैंडिडेट का। लास्ट में जिसका ज्यादा वोट पड़ेगा वो भी ये होगा, बराबर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हर कैंडिडेट का बूथ में जो टोटल वोट पड़ा है, ये टोटल वोट एग्रीगेट टोटल करने के लिए यूज किया जाएगा। हर एक कैंडिडेट का एग्रीगेट टोटल, ये हो गया एग्रीगेट टोटल, ये हो गया टोटल। ये टोटल को एग्रीगेट टोटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ये जो मान लो ये 20 वोट है या 25 वोट है या 50 वोट है, ये 50 वोट जब तक वेरीफाई नहीं किए जाएंगे एक एक करके अलग, तब तक रिकाउंटिंग नहीं माने। ये अलग अलग होंगे तो रिकाउंटिंग होगा, अलग अलग नहीं होंगे तो ये टोटल को दोबारा टोटल किया जाएगा, टोटल का दोबारा टोटल किया जाएगा, टोटल का दोबारा एग्रीगेट टोटल किया जाएगा। दैट इज रीकैलकुलेशन एंड रिकाउंटिंग नहीं। The difference between recalculation and recounting.
एक रिकैलकुलेशन है, एक रिकाउंटिंग है। तो इसमें केवल रिकैलकुलेशन हो सकता है, रिकाउंटिंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, इस बात को स्वीकार करने की वजह से मीडिया ने आज तक इस खबर को नहीं छापा। आपको पता है, आज तक मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम मशीन के विरोध के खबर को आज तक मीडिया ने नहीं छापा। लैंडमार्क जजमेंट, इतना बड़ा जजमेंट, फ्रंट पेज पर देने वाला जजमेंट, इसके ऊपर कई आर्टिकल लिखे जाने चाहिए थे, भारत के मतदाताओं को समझाना चाहिए था इसका क्या अर्थ है। अगर ऐसा समझाया गया होता ये जजमेंट के बारे में, तो ये जजमेंट आया 8 अक्टूबर 2013 को। 2009 को ईवीएम मशीन पर चुनाव हुआ तो भारत के मतदाताओं को ये खबर चली जाती कि यदि ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है तो 4 में घोटाला हुआ, 9 में घोटाला हुआ, 4 और 9 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो क्लियर लोगों को मालूम हो जाता 4 और 9 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। ये लोगों को मालूम ना हो, इसलिए अखबार वालों ने ये खबर नहीं छापी और सरकार ने मैनेजमेंट किया ये खबर ना छापी। इस मुद्दे पर बीजेपी के लोगों को चुप करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस के साथ समझौता किया और कहा कि आप चुप रहो। कहा कि ठीक है, रहते हैं, इसका हमको क्या फायदा होगा। कहा कि हमने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, 2 बार आप घोटाला करके चुनाव जीतो, मगर चुप रहो। इसलिए बीजेपी के लोग चुप, और इसलिए आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। इसलिए अडवाणी को नहीं बनाया, क्योंकि अडवाणी ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है टीवी पर बयान दिया था। जो जीवीएल नरसिंह राव का डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड नाम का किताब है, उसमें प्रस्तावना लिखा था। इसलिए जब समझौता हुआ कांग्रेस के साथ में बीजेपी का, तो अडवाणी को साइडलाइन करने का मामला था और इसलिए दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का मामला था। इसलिए आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया अडवाणी के विरोध में, सुषमा स्वराज के विरोध में, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए लाया। लोगों के मन में आशंका ना हो, इसलिए एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, ताकि मैसेज जाए कि ओबीसी का आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की वजह से ओबीसी के लोगों ने बीजेपी के समर्थन में वोट दिया। इस वजह से बीजेपी जीत कर आई। घोटाला वोटाला कुछ नहीं हुआ। पर्दा डालने के लिए एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये 3 जो फॉल्ट है मशीन में, ये फॉल्ट निकालने के लिए, खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन का आदेश दिया। पेपर ट्रेल मशीन में 3 जो ईवीएम में दोष थे, वो तीनों दोष पेपर ट्रेल मशीन में निकाले गए। उस मशीन का नाम है VVPAT। V फॉर वोटर, V फॉर वेरिफिएबल, P फॉर पेपर, A फॉर ऑडिट एंड T फॉर ट्रेल। इसका मतलब यह है कि ये पेपर ट्रेल मशीन में पेपर का वेरिफिकेशन होता है, वोटर वेरिफिएबल, ये सिस्टम लगा हुआ है। दूसरा, ऑडिट का सिस्टम लगा हुआ है, वोटर वेरिफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। तो ऑडिट का सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑडिट का जब आदमी ऑडिट करता है, गलत होता है, तो डाटा फिर दोबारा आप मिला सकता है वापस। ईवीएम मशीन में ऑडिट नहीं है, इसलिए डाटा वापस नहीं ला सकते। कागज होने की वजह से जब आप वोट डालते हो, वोट डालने के बाद क्या होता है, बीप का आवाज होता है, लाइट जलता है, पहले जैसे होता है। होने के बाद कागज बाहर आता है। कागज बाहर आता है, अगर आपने पंजे पे बटन दबाया तो कागज पर पंजे का निशान लगा हुआ कागज बाहर आएगा। 7 सेकंड कागज रुकेगा, रुकने के बाद कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो कागज के टुकड़ों की गिनती होगी। तो भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने और चुनाव आयोग ने सोचा कि ईवीएम में तो घोटाला होता है, कागज के टुकड़ों की गिनती होगी तो घोटाला तो साला पकड़ लिया जाएगा। पकड़ में आ गया तो हमको तो फांसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रूल ऐसे बनाए
रिकाउंटिंग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो रूल भी रिकाउंटिंग करने के होने चाहिए। रूल बनाया, सेकंड नंबर के वोट जिस कैंडिडेट को पड़ेंगे उसी कैंडिडेट को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। ये रूल इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करने वाला है। दूसरे कैंडिडेट को, तीसरे कैंडिडेट को, चौथे कैंडिडेट को भी रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होना चाहिए, मगर ऐसा रूल बनाया गया कि केवल सेकंड नंबर के कैंडिडेट को यह अधिकार होगा। अब सेकंड नंबर के ही कैंडिडेट को वोट का अधिकार क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस सेकंड नंबर पर होगी, या कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के लोग सेकंड नंबर पर होंगे, और कांग्रेस और बीजेपी में गुप्त समझौता हुआ है। इसलिए बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे तो रिकाउंटिंग की मांग नहीं होगी, कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे तो रिकाउंटिंग की मांग नहीं होगी। और जो बीजेपी गठबंधन में पार्टियां है वो भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेंगी, जो कांग्रेस गठबंधन में है वो भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेंगे, और इस तरह से ये घोटाला कंटिन्यू होता है। प्लान बनाकर रूल फ्रेम किया गया, पहला नंबर का रूल। मगर ये फंडामेंटल राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करता है। तीसरे नंबर के कैंडिडेट को अधिकार नहीं है, इसलिए तीसरे नंबर के कैंडिडेट का इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करता है। ऐसा कोई रूल जो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, ऐसा रूल बनाने का भारत सरकार को, लॉ मिनिस्टर को और चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। इसलिए ये रूल अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट को दिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना, सबूत भी दे दिए। नंबर 2 रूल, दूसरे नंबर के रूल में उन्होंने लिखा कि जिस बूथ पर विवाद है उस बूथ पर रिकाउंटिंग होगा। जिस बूथ पर विवाद है उस बूथ पर रिकाउंटिंग होगा। इसका दूसरा मतलब यह है केवल बूथ में रिकाउंटिंग होगा। बैलेट पेपर में सारे चुनाव क्षेत्र में होता था, यहां केवल बूथ में होगा। इसका मतलब दूसरे बूथ पर रिकाउंटिंग नहीं होगा। इसके लिए ये रूल बनाए गए। दूसरे बूथ पर रिकाउंटिंग होगा तो दूसरे बूथ में जो घोटाला हुआ है वो पकड़ में आ जाएगा। वो रोकने के लिए दूसरा रूल बनाया। तीसरा रूल बनाया कि हारा हुआ कैंडिडेट रिकाउंटिंग के बाद अगर जीत सकता है तो ही रिकाउंटिंग होगा, अन्यथा रिकाउंटिंग नहीं होगा। इट मीन्स 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया रिकाउंटिंग होगा, तो चुनाव आयोग को चाहिए था रिकाउंटिंग करने का जो आदेश है वो कंप्लायंस होना है। कंप्लायंस बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो वकील होता है उसको समझ में आता है। कंप्लायंस का मतलब होता है अगर कोर्ट ने कोई, एपेक्स कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो अमल करने के लिए रूल बनाने पड़ेंगे, उसको कहते हैं कंप्लायंस करना। मगर चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने कंप्लायंस करने के लिए रूल बनाने के बजाय नॉन कंप्लायंस के लिए रूल बनाए। अमल में लाने के लिए रूल बनाने के बजाय ना अमल करने के लिए रूल बनाए। ना अमल करने के लिए रूल बनाना, इसका मतलब यह है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और लिखित है। इसका मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर ये लिखित में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो क्या लॉ मिनिस्टर ने जब रूल फ्रेम किए, लॉ इलेक्शन कमीशन ने रूल फ्रेम किए, भारत सरकार की कैबिनेट में इसको अप्रूवल दिया गया, क्या उनको समझ में नहीं आता है? सब समझ में आता है। अगर सब समझ में आने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे रूल फ्रेम किए तो उसका कोई न कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? कारण है ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ में आता है। अगर पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का घोटाला पकड़ में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यदि ऑर्डर दिया, अगर ऑर्डर दिया भी है तो भी उस ऑर्डर को हम लोग अमल ना करने के अगर रूल बनाते हैं तो प्रैक्टिकली अमल नहीं होगा। अमल नहीं होगा तो क्या होगा? ये पेपर ट्रेल मशीन नामधारी मशीन लगाई रहेगी लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, नहीं तो अब तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई है, अब कोई घोटाला नहीं हो सकता। ये बात भी सही है कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने की मशीन है, मगर एक शर्त के साथ घोटाला पकड़ती है, जब रिकाउंटिंग होगा तो ही घोटाला पकड़ में आता है, और रिकाउंटिंग नहीं होगा तो घोटाला वैसे के वैसे चालू रहता है। ये घोटाला चालू रखने के लिए उन्होंने नॉन कंप्लायंस के लिए इस तरह के रूल बनाए, और इस वजह से ये सिद्ध होता है कि ये जो रूल उन्होंने बनाए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक घोटाले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के घोटाले के रिटर्न सबूत है। ये रिटर्न
मेडिकल सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए, इंटरप्रिटेशन करके दिया, इसका क्या अर्थ होता है ये समझाया। जजेस को केवल पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सारा विस्तार से समझाया। अगर जजेस ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, वो छोड़ दिया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामला लेकर गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय देना होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देती है तो फिर हमारे पास क्या विकल्प है। हमने एक और विकल्प ढूंढ के निकाला। वह विकल्प ये है कि 2019 में हम लोगों को चुनाव में वोट डालने के लिए जाना चाहिए, और वोट डालने के लिए जाने के दौरान ईवीएम मशीन को वोट डालना चाहिए, मशीन उठाना चाहिए और मशीन आराम से पटकना चाहिए और छोड़ना चाहिए। इससे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये काम इसमें जो कर्मचारी लोग हैं उनको नहीं करना है। उसके घर में उसकी महिला है, उसकी माँ है, उसका पिता है, उसका बहन है, उसकी बेटी है, अगर वो डालने लायक वोट वाली है वो ही काम कर सकते हैं। कर्मचारी को ये काम नहीं करना चाहिए। मगर ये काम ही ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जेल होगा। मगर हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला, इसके बावजूद भी अगर जेल होती है तो जेल क्या होगी कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल में गए। तो संविधान को बचाने के लिए जेल में गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। गांधी जी भी आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के कानून को तोड़ते थे और जेल में जाते थे, तो गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए। गांधी जी महान थोड़ी थे, वो तो जेल में जाते जाते महान हो गए। अगर हम भी जेल में गए तो हम भी महान हो जाएंगे, हम छोटे थोड़ी होंगे। अगर हमारा राज आता है तो जितने लोग भी इस काम के लिए जेल में जाएंगे उनको स्वतंत्रता सैनिक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और स्वतंत्रता सैनिक के तौर पर जो भी फैसिलिटी होगी वो सारी फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। इसलिए क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो हम लोगों को आजाद होना ही है, क्योंकि लोगों को तो अब समझ में आ रहा है। देखो एसपी और बीएसपी के लोग यूपी में इकट्ठा हो गए, यूपी में इकट्ठा हो गए तो दिल्ली के लोग चिंता में पड़ गए। इसका मतलब यह है कि एसपी बीएसपी का मतलब है एससी और ओबीसी के लोग इकट्ठा होना। अगर ये होते, दिल्ली की सत्ता अगर खतरे में पड़ती है तो इसका मतलब है एससी और बीसी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो देश में आजादी हासिल करने के लिए ज्यादा समय, नौकरी भोगी छोटा मामला, रिजर्वेशन छोटा मामला है। जिसकी सत्ता होती है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। ब्राह्मणों का रिजर्वेशन नहीं है, मगर ब्राह्मणों के लिए फिर भी 50% कानूनन 50% दे दिया। उनका कोई संविधान में लिखा नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन संविधान में नहीं है, फिर भी उनको संविधानिक ना होने के बावजूद भी अभी ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोगों की संख्या प्रशासन में 79.2% है, प्रथम श्रेणी। तो जिसकी सत्ता होती है उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। बगैर रिजर्वेशन से ज्यादा होती है परसेंटेज, ज्यादा भरपाई हो जाती है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आने वाले समय में ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो लोग ये मशीन तोड़ने के आंदोलन में सहभागी होंगे वो हाथ खड़े करें। कर्मचारी लोग यहाँ अंदर हाथ खड़े करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाते वक्त नहीं करना। तो कल बोलोगे हमेशा साहब आपने ही हमको कहा था इसलिए हमने छोड़ दिया और हमारी नौकरी चली गई। इसलिए मैं खबरदारी के लिए बोल रहा हूँ, आप हाथ खड़े करो, इसलिए खड़े करो कि आपके परिवार के लोग जाए, आप ना जाए। आप वोट डालने के लिए जरूर जाए, अपने लोगों को बताए, मोटिवेट करे, अपने इलाके के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदार के लोगों को मोटिवेट करे। यदि आप ईवीएम खत्म नहीं कर सकते तो ईवीएम आज के तारीख की मनुस्मृति है। मनुस्मृति ने एक समय में आपको अधिकार वंचित किया था, इसने भी अधिकार वंचित किया। संविधान के सारे अधिकार ईवीएम की वजह से खत्म है। इतना खतरनाक मामला है। सारे काम धाम, सारे विषय छोड़ के केवल अकेले ईवीएम के लिए आंदोलन करना चाहिए। ईवीएम के मामला हटेगा तो वोट का अधिकार प्रभावी होगा, वोट का अधिकार प्रभावी होगा तो आपका भविष्य होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। हेलो मैं मुकेश देशबंधु फ्रॉम कन्नौज। हाँ, जैसा कि आपने बोला कि राम
बात सत्य है, ये हम भी मानते हैं कि राम काल्पनिक है और राम काल्पनिक है, ये मुस्लिम पक्ष वहाँ पे पक्षकार है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। यदि राम काल्पनिक हैं और ऐसे सारे सबूत मान लीजिए मूल निवासियों के पास हैं, यदि वो पक्षकार बनते सुप्रीम कोर्ट में बिल मुस्लिम के साथ, तो हाँ। हम राम को अगर सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक साबित कर देते तो हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व राजनीति है या हिंदुत्व जो चेहरा है वो स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें थोड़े से दो शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जैसे कि राम को आपने तो स्पष्टीकरण दिया, सवाल नहीं पूछा ना। नहीं, यदि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ये सब सबूत पेश कर देते हैं तो मैं यही तो कह रहा हूँ दोबारा, आप सवाल पूछो ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब हमको नहीं चाहिए, कहने का मतलब तो मैं बताऊंगा, आप सवाल पूछ लीजिए ना। सवाल ये है कि राम अगर काल्पनिक है तो हाँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर पार्टी बनने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया किसी पार्टी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अखबार में नहीं पढ़ा? नहीं सर, ये अभी हो गया है ना। अरे भाई, पहले भी बॉम्बे से एक आदमी गया था, उसको भी नहीं माना। वो कहते हैं हिंदू मुसलमान का मामला है, इसमें किसी तीसरे पार्टी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नागपुर से एक बुद्धिस्ट आदमी गया था, वो कहा था कि वो जमीन के नीचे जो खोदकाम हुआ उसमें बुद्धिस्ट वो चीजें मिली है, इसलिए वो बाबरी मस्जिद नहीं, उसका ये कहना था। उसको एडमिट नहीं किया। वो मतलब आज से 10 साल पहले 15 साल पहले डॉक्टर रोखंडे गए थे, उसका रिसर्च था, उसने किताब भी पब्लिश किया। और अभी जो नया जजमेंट आया कि किसी दूसरे पार्टी, अभी भी लोग जा रहे थे, अब कहा कि किसी को अभी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, वो जजमेंट है, जानते हैं। नहीं, अगर हमको अलाउ है तो तक होते भाई, आपका तो खबर पहुंच गई। हम लोग इतने निष्क्रिय लोग नहीं हैं। हाँ, ओके ठीक। साथियों, एक सूचना अप्रैल को दीन रविवार भारत मुक्ति मोर्चा जो महिला संघ इसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मंडल स्तरीय कार्यक्रम उन्ना में होना है। आप सभी लोग वहाँ पे 29 तारीख को पहुँचे। और साथियों, इस जो कृषि विभाग से उप निदेशक के पद से रिटायर हुए हैं और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में आज काम करते हैं, तो कृपया आप डायस पे आए और सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम को समापन करने की घोषणा करें। माननीय रामबली साहब। मेरे सभी मूल निवासी भाई और बहनों, आपके वाम सेवा भारत मुक्ति मोर्चा के लखनऊ मंडल के अधिवेशन में आप लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपको। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी और प्रदेश से भी थे और विदेश से भी आए थे, उनके भी हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय मिश्रान साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को और हमारा मार्गदर्शन किया, अपने बहुमूल्य समय को हमारे लिए दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इन्हीं सबकों के साथ जो है आज का ये अधिवेशन का कार्यक्रम जो है समाप्त का घोषणा करते हैं। धन्यवाद। निकल रहा हूँ।